हेलो। हेलो। मेरा आवाज जा रहा है? Yes, sir. ओके। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। मार्क योर अटेंडेंस। हो गया अटेंडेंस तुम लोग का? और लोग आएगा कि अभी वेट करें 2 मिनट? सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इनरोल नहीं हुआ है। ओके नीतीश लाल। ओके नीतीश लाल। ओके ओके। मेरा भी सर अभिषेक राम। हो गया तुम दोनों का? डन। अभिषेक राम एंड नीतीश लाल। थैंक यू सर। ओके ठीक है, नाउ स्टार्ट द क्लास। तो हम लोग का सेकंड अभी कौन सा यूनिट चल रहा है? सेकंड यूनिट चल रहा है ना? फर्स्ट यूनिट हम लोग का इसमें है विजिबल यस सर। ओके ठीक है। स्टार्ट द कैश टॉपिक एक्सट्रैक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग इफ्लुएंट। जो भी हमारा इंडस्ट्री से इफ्लुएंट निकलता है, सपोज हम लोग एग्जांपल टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग का। तो जो भी इंडस्ट्री से इफ्लुएंट निकला उसका मतलब
उसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट है क्या, उसका प्रोसेसिंग इक्विपमेंट का क्या है इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, दिस इज द टॉपिक है तुम्हारा फर्स्ट यूनिट का, ट्रीटमेंट ऑफ टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग इफ्लुएंट ऑफ द क्रेटाइजेशन। ओके, तो सपोज फर्स्ट इज द एनवायरमेंट पोल्यूशन इन इंडिया। क्या था एनवायरमेंट पोल्यूशन इन इंडिया? Air pollution was not a serious threat until recently. Scattered industries. Scattered industries क्या होता है? एक्चुअली हम लोग हम लोग को समझना है कि हम लोग का इंडस्ट्री कैटेगरी इन टू टाइप्स। ठीक है, एक होता है कैटेगरी ए एंड बी। तो कैटेगरी ए का मतलब किस में आता है, कैटेगरी बी किस में आता है, कौन कौन सा कैटेगरी ए में आता है, कौन कौन सा इंडस्ट्री कैटेगरी बी में आता है, ये तुम लोग को पता है? जैसे हम लोग को मतलब कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग को बात पर डिस्कस ये किया था ना कि हम लोग को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है। कहाँ से लेना पड़ता है? MOEF मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम लोग को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है, जो कि हम लोग को मिलता है 12 से 18 मंथ के ड्यूरेशन टाइम लेता है, टाइम टेकन। जो तुम्हारा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है वो तुमको MOEF से तुमको 15 टू 18 मंथ 12 टू 18 मंथ का टाइम लेता है वो। देन ही तुम कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी तुम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी तुम्हारे अपार्टमेंट्स तुम बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है तुम कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते हो। सपोज तुम सिर्फ अपना विलेज एरिया में 1 फ्लोर 2 फ्लोर तक बना सकते हो मैक्सिमम, बट 3 4 5 6 से जो भी अगर उससे ऊपर जाते हो तुमको इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है। हम तुम लोग एक स्लाइड दिखाते हैं उसका। ठीक है, हाउ टू प्रोसीड। विजिबल है? देखो इसमें क्या है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्रोसीजर इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग का कुछ सम स्टेप्स गिवन है जो कि हम लोग को लेना पड़ता है। देखो इन्वायरमेंट क्लियरेंस स्टेप, ये इतना हमको स्टेप हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, देन ही यू ग्रांट द इशी। ओके, सपोज कोई भी इंडस्ट्री अगर सेटअप करते हैं, इंडस्ट्री हो या कुछ भी अगर तुम कस्टमर सेटअप करते हो तो तुमको इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, देन ही यू आर स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन वर्क। बस ओनली तुम क्या कहते हो, सिर्फ बाउंड्री वॉल का वर्क कर सकते हो विदाउट क्लियरेंस। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। ओके, तो दिस इज द सम स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप तुम्हारा प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, टू MOEF मींस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर देन प्रेजेंटेशन फॉर TOR टू ESC। तो TOR की क्या होता है? TOR, व्हाट इज TOR? बताओ, टर्म ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दिस इज द टर्म ऑफ रेफरेंस। ये किसके लिए होता है, पर्पस क्या है इसका? मतलब TOR का मीन्स की प्रोजेक्ट का जो कमिटी मीटिंग जो भी न्यूसेशन जो भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड होता है काम। ठीक है, दिस इज द कम्स अंडर द TOR। तो प्रेजेंटेशन फॉर TOR टू ESC। ESC क्या होता है? ESC, what is the ESC for the construction? Means presentation for TOR to ESC मतलब estimation at completion। ठीक है, estimate at completion। हम लोग कोई भी अगर तुम प्रोजेक्ट को अपना देते हो क्लियरेंस के लिए, सपोज उसका तुम एक अपना तुम एस्टिमेट बनाओगे ना कि मेरा प्रोजेक्ट कितना कॉस्ट है, इतना एस्टिमेट है इसका। ठीक है, तो ये हमारा TOR टू ESC हम लोग को प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। देन अवार्ड टू TOR। ठीक है, यार्ड ऑफ TOR टर्म ऑफ रेफरेंस के अवार्ड मिलता है। देन बेसलाइन स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक है, देन सबमिट EIA रिपोर्ट टू SPCB। SPCB क्या होता है? EIA क्या होता है? व्हाट इज द EIA? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट।
ओके, सबमिट EIA रिपोर्ट टू SPCB मतलब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो वही हमारा है कि जो भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, समथिंग बहुत सारा पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन, नॉइज इंडस्ट्री सेटअप होने से। तो हम लोग क्या करता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सबमिट रिपोर्ट टू द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। फिर देन नोटिस फॉर पब्लिक हियरिंग, फिर कंडक्ट पब्लिक हियरिंग, हम लोग नोटिस करते हैं पब्लिक हियरिंग के लिए, देन फिर कंडक्ट होता है वो मीटिंग, देन MOA मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिक हियरिंग टू MOEF, एक मिनट्स ऑफ मीटिंग उस पब्लिक हियरिंग का जो बनता है जो हम लोग सबमिट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, देन फाइनल EIA रिपोर्ट टू MOEF, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या करता है, रिपोर्ट फाइनल सबमिट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, देन प्रेजेंटेशन टू इन्वायरमेंटल असेसमेंट कमिटी, वो जो कमिटी है EIA वो तुम्हारा एक प्रेजेंटेशन देता है, देन लास्ट वन इज द ग्रांट ऑफ EC, देन हम लोग को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का अप्रूवल मिलता है। वो कब मिलता है, 15 to 18 मंथ टाइम टेकन, इतना टाइम वो लेता है। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तभी तुम किसी भी टाइप का इंडस्ट्री को मतलब हम लोग सेटअप कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है तो तुम इलीगल काम कर रहे हो, इलीगल काम नहीं कर रहे हो, उससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में इफेक्ट होगा। इसीलिए जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रहता है वो इस चीज को देखता है। जैसे हम लोग अपना व्हीकल्स का पोल्यूशन क्यों बनाते हैं, बताओ, जो भी तुम्हारा कार बाइक उसका पोल्यूशन क्यों बनाते हो, कोई रीजन है? गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए सर। या तो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो उससे पोल्यूशन बना के, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी तुम टैक्स दे रहे हो। सर पोल्यूशन टेस्ट करता है। हाँ, या वो पॉल्यूशन के लिए देते हैं, सर मतलब हाँ बोलो। जो पॉल्यूशन होता है ना, वो अगर तुम्हारे पास गाड़ी खराब रहता है वो विदाउट, इसीलिए पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन तो जो हमारा बनाते हैं कि चेक करता है कि ये गाड़ी विदाउट परमिशन से नहीं चल रहा है ना, कि इसका पॉल्यूशन है कि नहीं। और ऐसे क्या होता है, कोई देखते हो गाड़ी एकदम बहुत धुआं तरह चलते रहता है, गाड़ी में बहुत स्मॉग निकलता है, तो वो क्या करता है वही सर बीएस क्या बोलो, BS फॉर गाड़ी से को सर बंद कर दिया, BS6 अभी चल रहा हाँ है। वो तो बंद कर दिया, बट बंद करे तो अभी भी तो मार्केट में चल रहा है। तो चल रहा है किस रीजन से चल रहा है, कि वो पोल्यूशन अपना टाइम टू टाइम चेक कर रहा है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को पोल्यूशन बेचने की हम लोग टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे तो तुम स्टार्टिंग में जब गाड़ी तुम ऑन रोड लाते हो ना, तो वैसे ही गवर्नमेंट को टैक्स तुम पे कर रहे हो। हम लोग क्यों बोलते हो गाड़ी हम लोग ऑन रोड खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं ऑन रोड, गाड़ी का तो प्राइस बहुत कम रहता है, मतलब उससे तो बहुत कम रहता है जो भी हम रजिस्ट्रेशन और जो ऑन रोड लाते हैं गाड़ी को, तो उससे तुम्हारा कम से कम तो 70 to 80,000 कम पड़ता है गाड़ी का, जो गाड़ी का प्राइस है। अगर कार लेते हो तुम तो उसमें उतना 1 लाख का डिफरेंस पड़ता है, वो जो ऑन रोड आते आते तुम्हारा गाड़ी का दाम 1 लाख इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। उसमें इंश्योरेंस तुम्हारा हो जाता है, टैक्स हो जाता है, सब बहुत कुछ उसमें लगता है, तो उस टाइम हम लोग टैक्स पे करते हैं। अभी तो हम लोग पॉल्यूशन बनाते हैं कि हम लोग का ये तुम्हारा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रूल्स है कि आपको कोई भी अगर व्हीकल चला रहे हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं जहाँ पे नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो उसके लिए आपको इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट क्लियरेंस लेना है। तो वो चेक करता है, जिस इस टाइप का फॉर्म रिपोर्ट सबमिट करना है, देन ही वो चेक करेगा कि हाँ आपका रिपोर्ट सही है, देन ही आपको परमिशन ग्रांट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। सब कुछ पॉइंट इसका देख लो तुम लोग। इसका इंट्रोडक्शन है कि रिक्वायर्स इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। कोई भी अगर तुम न्यू प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन कर रहे हो तो EIA नोटिफिकेशन 2006 से ही होता है नोटिफिकेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। टोटल टाइम फॉर ग्रांट फॉर इसी 12 to 18 मंथ्स टाइम टेकन। कंस्ट्रक्शन वन का कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट EC, क्लियर। इसके बिना हम लोग इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के बिना हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ओनली बाउंड्री वॉल ऑफ प्रोजेक्ट साइट कैन बी कंस्ट्रक्ट बिफोर ग्रांट ऑफ EC, ठीक है। ओनली सिर्फ तुम क्या कर सकते हो का वर्क, ओनली बाउंड्री वॉल का, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। अगर तुम वहाँ पे कोई लार्ज बिल्डिंग बना रहे हो या तुम कुछ ऐसा बना रहे हो तो
देखो हम बता रहे थे कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगराइज, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। द कैटेगरी ए मीन्स होता है लार्ज साइज एंड बी द स्मॉल साइज। तो देखो ये भी दो डिपार्टमेंट से होता है। अगर कैटेगरी ए में तुम्हारा इंडस्ट्री आता है तो तुमको ग्रांट देगा क्लियरेंस का मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, MOEF। अगर वही तुम्हारा कैटेगरी बी स्मॉल साइज का है इंडस्ट्री तो तुमको SEIA से लेना, स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से तुमको लेना पड़ेगा परमिशन। ये डिफरेंस हमारा टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री का, ठीक है। तो उसका भी एक कैटेगराइजेशन किया है, देखो क्लासिफिकेशन है तुम्हारा। अगर माइनिंग में तुम्हारा 50 हेक्टेयर एरिया से ज्यादा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू इतना है 50 हेक्टेयर से तो कैटेगरी ए में आएगा, और लेस देन होगा तो 1 से ग्रेटर देन 50 या लेस देन 50 हेक्टेयर तो वो तुम्हारा हो जाएगा कैटेगरी बी। तो ये तुम कहाँ से परमिशन लोगे, MOEF से लोगे, SIA से लोगे। वही अगर थर्मल पावर प्लांट है 500 मेगावाट से ज्यादा है, मेगावाट से, तो तुम्हारा कैटेगरी ए आ जाएगा, उससे कम है तो बी आ जाएगा। वही तुम्हारा 1.0 से ज्यादा मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी है सीमेंट प्लांट का तो ए होगा, और दिस इज द कैटेगरी बी, उस लेस देन कैटेगरी बी। मेटलर्जिकल में एक होता है प्राइमरी वन, एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी मीन्स कैटेगरी ए एंड सेकेंडरी मीन्स कैटेगरी बी। तो दिस आर द क्लासिफिकेशन इन कैटेगरी ए एंड बी, ठीक है। तो वही तुमको हम समझा रहे थे कि ये होता है टू टाइप्स का इंडस्ट्री हम लोग का होता है, और ये हम लोग का परमिशन लेने का एक स्टेप्स है जो ऐसे हम लोग फॉलो करेंगे तो आई रिसीव द इन्वायरमेंट क्लियरेंस फ्रॉम द MOEF या SIAA से, ठीक है। ये तुम्हारा दिखाने का था, और इसमें बहुत सारा है बट इसको हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया तुम लोग को? इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर तुमको कोई भी, अगर यू आर ऑल आर सिविल इंजीनियर्स, अगर कहीं तुम लोग वर्क करोगे, कहीं काम करोगे, तो या तुम खुद कहीं इंडस्ट्री सेटअप या कुछ कंपनी सेटअप करते हो तो यू आर नॉट वर्क डन फ्रॉम द विदाउट इन्वायरमेंट क्लियरेंस। ये हमेशा माइंड में रखना, नहीं तो तुम लोग जेल चले जाओगे, ठीक है। ये दिस इज द वर्क, इलीगल वर्क हो जाता है अगर विदाउट तुम सर या अगर विदाउट तुम इन्वायरमेंट क्लियरेंस का काम करोगे तो तुम्हारा वर्क जो हो जाएगा इलीगल हो जाएगा, लीगल वर्क नहीं रहेगा, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। So this is the environmental pollution in India, as scattered industries, a small scale industries production, lack of fairness for the environment protection, ठीक है। This is the environmental pollution in India. Environmental pollution present trends क्या है, environmental pollution India का this is present trends, large scale industries, industry concentration is specialized industry area and technological park, okay. Next one is the international pressure for clean production technologies, ठीक है। Then now environment is not a local concern but global concern। जो environment जो है ये बट ओनली लोकल पे हम लोग का ये नहीं होता है, बट इट इज ग्लोबल कंसर्न है। ये ग्लोबली हम लोग देखते हैं, नहीं कि बस लोकल पे हम जहाँ पे हैं वहीं पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं, बट नहीं, ये हम लोग को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड देखना पड़ता है यहाँ पे क्या क्या पॉल्यूशन, कहाँ पे कितना ज्यादा पॉल्यूशन है। एक मतलब हम लोग का जीके का क्वेश्चन होता है कि अभी करंट में 2020 में सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है वर्ल्ड में, बताओ, किसी को पता है? ये क्वेश्चन था जनरल नॉलेज का तुम्हारा कि वर्ल्ड में सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है। ऑप्शन बता दें? इंग्लैंड, यस सर बताइए। ऑप्शन बता रहे हैं इंग्लैंड, ठीक है, मतलब इंग्लैंड का मतलब स्टेट बता दिया, मतलब कंट्री बता दिया, लाहौर, ठीक है, दिल्ली,
और एक ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। बताओ सर एक बार क्वेश्चन बोलिए। मतलब कि वर्ल्ड में सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है? चाइना का सिटी है सर। सर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी चाइना का सिटी है। 2020 में सबसे पॉल्यूटेड सर सिटी, चाइना में एक सिटी है, वो है सर सर दिल्ली। वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड। हम पूछ रहे हैं 2020 में। दिल्ली दिल्ली। या दिल्ली, दिल्ली इज द राइट आंसर। दिल्ली जो WHO ने वो किया था, दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन 2020। सेकेंड पे लाहौर था, ठीक है। देन थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया, देन फोर्थ वन इज इंग्लैंड। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट, जो भी वेस्ट है बहुत ट्रांसफर होता है इधर उधर वहाँ से, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा, जैसे इंग्लैंड हो गया, ये सब हो गया, जो बहुत जो यहाँ का इंडिया का जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो जाता है कहाँ, वो परचेस करता है इंग्लैंड। चाइना भी, अभी तो चाइना नहीं कर रहा है। जो हम लोग का वेस्ट रहता है उसी से वो लोग कुछ अपना वो, जो हम लोग वेस्ट जो भी मैं सपोज ई मेट जो ई होता है ई वेस्ट, वो हम लोग उसको फेंक देते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, उसको परचेस करके फिर से उसी को बना के लोग हम लोग मार्केट में सेल कर देते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कहाँ, रिसाइकलिंग का प्रोसेस कहाँ है ई वेस्ट का। बट चाइना, ऑस्ट्रेलिया जो जो है, ये लोग क्या करता है, ई वेस्ट को परचेस करता है, फिर से उसी को तुमसे क्या करेगा, उसी को फिर से सही करता है, रिसाइकलिंग करता है, फिर वही तो मार्केट में आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल खराब होता है फेंक देते हैं, फेंक दे क्या कहीं, मतलब बनने लायक नहीं तो फेंका ही जाता है, मतलब थ्रो हो जाता है। तो ई वेस्ट हो गया, ई वेस्ट चला जाता है, उस परचेज करता है, फिर से वही तुम खरीदते हो, ठीक है। दिस इज द इन्वायरमेंट इज नॉट ए लोकल कंसर्न बट ग्लोबल कंसर्न, ठीक है। दिस इज द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन इंडिया, दिस इज प्रेजेंट ट्रेंड। अभी हम लोग का जो प्रेजेंट ट्रेंड है ये है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत लार्ज स्केल में इंडस्ट्रीज ओपन हो रहा है, बट उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, पॉल्यूशन का कोई कंट्रोल नहीं है। हम लोग लार्ज स्केल में क्या अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो जहाँ देखो वहाँ पे सिटी सेटअप हो जा रहा है, कि यहाँ पे इतना 10 स्टोरीज का, 12-20 स्टोरीज का बिल्डिंग बन रहा है, एक नहीं, दो नहीं, 4, 5, 6 ब्लॉक, 8 ब्लॉक एक वन प्लेसेस पे। तो वो भी एक तो पॉल्यूशन का ही है ना। अगर जहाँ पे मान लो सिटी में वो बन रहा है, तो वहाँ पे जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, यही होता है ना। जितना ज़्यादा हम लोग का पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा वहाँ पॉल्यूशन होगा। अगर सपोज वहाँ पे एक जगह, मतलब विदाउट क्लियरेंस का, अगर कोई तुम्हारा वहाँ पे 10 स्टोरीज का बिल्डिंग सेटअप करता है, अपार्टमेंट्स बनाता है, और वहाँ पे छोटा छोटा 1 और 2 फ्लोर का घर है, सपोज किसी का एक दो तुम लोग में किसी का घर है सिटीज में, सपोज धनबाद, रांची, कहीं भी, तुम्हारे घर के बगल में अपार्टमेंट बन गया, तो उससे क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे घर, जो लोकल वहाँ पे जो 1 और 2 फ्लोर के घर हैं, वहाँ पर कुछ इफेक्ट होगा उसका? किस टाइप का इफेक्ट होगा, किस टाइप का पॉल्यूशन वहां पे होगा? एनीवन? कोई नहीं बताएगा। वहां पे जो भी है, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, सब पॉल्यूशन वहां पे होगा। जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा वहां पे पॉल्यूशन क्रिएट होगा, ठीक है। दिस इज द प्रेजेंट ट्रेंड्स। environmental protection environmental protection involves minimization of air, noise, water pollution. Water pollution is the highest in case of textile industry, ठीक है। दिस इज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। हम लोग क्या क्या प्रोटेक्शन करना है, ये सब चीज इन्वॉल्व है। हम लोग को जो भी है मिनिमाइजेशन, सॉलिड वेस्ट को मिनिमाइज करना है, एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज करना है, नॉइज को, तो कैसे होगा मिनिमाइज, उसको हम लोग को कंट्रोल करना है,
कि ज़्यादा वहाँ पे स्मॉग ना हो, ज़्यादा वहाँ पे कोई भी नॉइज का कोई इक्विपमेंट्स जो भी हो कुछ ना हो, वाटर पोल्यूशन ज़्यादा पे वहाँ पे हम लोग जितना मिनिमाइज कर सकते हैं यूज को, जितना यूजेस को मिनिमाइज करोगे उतना ज़्यादा पोल्यूशन कम होगा, जितना ज़्यादा यूजेस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा पोल्यूशन इंक्रीज होगा। तो वाटर पोल्यूशन इज हाईएस्ट इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वाटर कंजप्शन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, water consumption for chemical processing 50 to 300 liter per kg of fiber, liter per kg of fiber, ठीक है, this is a chemical processing, depends on nature of fiber and processing steps. So 550 to 300 liter per kg depend on the nature of fiber, which type of fiber and the which type of steps of processing steps, ठीक है। Then 1 to 2 million liter per day for 50,000 meters daily production. Okay, इतना 1 to 2 million liter per day कंज्यूम होता है, और किसके लिए? 50,000 MQ डेली प्रोडक्शन के लिए, जो केमिकल होता है, जो भी है केमिकल प्रोसेसिंग होता है, चाहे 50,000 मीटर जो भी टेक्सटाइल में जो भी निकलता है क्लॉथ जो भी हमारा बनता है, तो दिस इज द 1 से 2 मिलियन पर डे यूज होता है कंजप्शन। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर गेट्स पोल्यूटेड विद वेरियस डाइज, केमिकल्स एंड टेक्सटाइल ऑक्सीडीज। डाइज क्या होता है? डाइज, व्हाट इज डाइज? पता है कोई? नहीं समझ तो डाई के मारे में क्या होता है? डाई जो कलर होता है ना, कलर, उसको बोलते हैं डाई। ठीक है, तो दिस इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर गेट्स पोल्यूटेड विथ वेरियस डाइज, केमिकल एंड टेक्सटाइल ऑक्सीडीज। This kind of form of effluents in river, lake, sea, seepage in groundwater stream. Okay, this is the water consumption textile industries under discharge in the form of effluents in river, lake, sea, seepage and groundwater stream. Pollution of surface and groundwater. Okay, surface से groundwater pollution भी होगा, इससे होगा। Increase in salinity affecting agriculture produce. Salinity affecting agriculture produce. Okay. Characteristics of textile effluent. This is a diverse in nature, contain large variety of organic and inorganic material used in textile effluents, textile industries, dehumming, dredging, scoring, bleaching, dyeing, printing and finishing. This is the part of the textile effluent. क्या होता है बताओ? क्या होगा ये टेक्सटाइल इफ्लुएंट का कैटेगरी? बताइए, कोई कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या है? किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ऐसे होता है पढ़ाई तुम लोग का? यहाँ तक क्लियर है तुम लोग को? सर वो क्या हो गया यहाँ तक कि तुम? यस सर। क्लियर है? डाई क्या होता है? सर वो पेंट किया जाता है ना, उसको डाई बोलते यार पेंट क्या है? डाई बोल दिया। गुड। क्या पेंट किया जाता है? कलर, हेयर डाई। सर यहाँ पे क्लॉथ है। या गुड, ठीक है। तो दिस इज द डाइंग इज द पेंटिंग, ठीक है। ब्लीचिंग, पेंटिंग, फिनिशिंग इज ऑल आर नोन। Inorganic substances, they are following oxidizing, the reducing agents, salts, acids, alkalis. This is the inorganic substance. This is comes under the catalysis of textile effluent.
ऑर्गेनिक सबस्टांसेस, डाइज, ऑर्गेनिक एसिड्स, थिकनेस। थिकनेस क्या होता है? फिनिशिंग एजेंट, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल एक्सेसरीज। ये थिकनर क्या होता है? सब जानता होगा, बताओ ये कहाँ पे यूज करते हैं? पेंट में पेंट को थोड़ा लिक्विफाई करने के लिए यूज करते हैं हाँ, शायद। शायद नहीं, वही होता है। रिमूव करने के लिए। क्या उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हो? जो पेंट तुम पेंट लाते को हो, सर रिमूव। पेंट को रिमूव करने के लिए। और कोई बताओ, थिकनिंग एजेंट्स क्या होता है? थिकनेस रिमूव करने के लिए तो सर, रिमूव के लिए यूज सर करते हो रिमूव तो करने के लिए तो थिनर यूज। थिनर यूज करते हैं ना। अरे थिनर को इसी को तो बोलता है थिनर। यस सर। इसी को तो बोलता है थिनर ना, कि तुम डालते हो जो लिक्विड फॉर्म में आता है, वो तो सर ये लिक्विड तो को थिकनेस लिखा है सर। थिकनेस लिखा हुआ है, और तुम लोग बोलते हो थिनर। थिकनर होता क्या, बताओ तुम लोग? क्या करता है पेंट में? किस लिए यूज करते हैं इसको? इसको पेंट को क्या हटाने के लिए यूज करते हैं? नहीं सर। तो बताओ, एक तो बोला कि सर, अच्छा जो तुम लोग लड़के लोग जानते हैं, नेल रिमूवल में क्या यूज होता है? क्या थिकनर यूज होता है नेल रिमूवर में? जो नेल पेंट लगाते हो तुम लोग, तो पेंट ही डाई ही है ना, तो जो यूज करते हो उसको क्या बोलते हैं? बताइए। नेल पेंट रिमूवर यही बोलते हैं सर। उसको होता क्या, कौन सा एसिड केमिकल होता है? जो हम लोग जो पेंट होता है ना, ये जो थिकनर्स है, ये जो हम लोग यूज करते हैं, कि जो पेंट होता है वो बहुत गढ़ा पूरा पूरा मतलब वो रहता है ना, ज्यादा स्लरी टाइप का रहता है। तो वो तुम्हारा कोई पेंटिंग करोगे तो वो तुम्हारा वॉल पे नहीं है, तुम नहीं प्रॉपरली वॉल पे चाहे कुछ भी नहीं कर पाओगे। हम लोग उसमें क्या करते हैं, थिकनेस को मिक्स करते हैं। उससे क्या होता है कि जो उसका जो वेलोसिटी है उस लिक्विड का इंक्रीज हो जाता है, उससे थोड़ा सा लूज हो जाता है। ठीक है, देन यू आर इजी टू पेंट द इन वॉल या समथिंग, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और फिनिशिंग एजेंट्स, डिटर्जेंट समझते हो, टेक्सटाइल एक्सेसरीज समझते हो। These are the dyes, organic acid, thickeners, finishing agent, detergents, textile oxide. These are the organic substances. Method resolving effluent problem. Method resolving effluent problem. How to solve the method? effluent को कैसे solve करोगे? क्या है उसका solve करने का तुम लोग का method? First, decide to local authority severed so that the waste can be purified in admixture with domestic sewage. ठीक है, then the consent of the local authority is essential. हम लोग को जो भी इसका प्रॉब्लम हुआ तो इस कंसर्न द लोकल अथॉरिटी. दिस मेथड ऑफ डिस्पोजल इज ऑफन द मस्ट satisfactory provided the charges and the standard laid down by the sewage authority are not excessive, and now so it is in fact to method must commonly adopted. समझ में आया? First and second is very important. Decide to local authority sewer so that the waste can be purified in admixture with domestic sewage. ठीक है, and the second is the consent of the local authority is essential so to solve the effluent problem. ठीक है, method is a problem. Pre-treat the effluent to make them acceptable for discharging to the sewer.
ये क्या होता है? प्री ट्रीट क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रीट क्या बोलते हैं? व्हाट इज द प्री ट्रीट? प्री ट्रीट द इफ्लुएंट टू मेक देम एक्सेप्टेबल फॉर डिस्चार्ज टू द सेवर। हम लोग क्या करते, ट्रीटमेंट से पहले करते हैं ना। यस सर। तो क्या हम लोग डिफ्लुएंट को क्या विद प्री ट्रीटमेंट क्या रहता है कि पोस्ट ट्रीटमेंट और डिस्चार्ज करते हैं सीवर में? कब डिस्चार्ज करते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट? प्री ट्रीट या पोस्ट ट्रीट? प्री ट्रीट सर। प्री ट्रीट मतलब ट्रीटमेंट से पहले ही हम लोग उसको इफ्लुएंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। Then carry out full purification treatment at the factory and the discharge either to river or stream. ठीक है? Then the standard of quality for discharge the stream or more stricter than the discharge to sewer. ठीक है? किसी फैक्ट्री को तो फुल कैरी आउट करना पड़ता है, नहीं तो अगर हम लोग प्री ट्रीट करेंगे तो पूरा पॉल्यूट हो जाएगा ना। जो भी रिवर लेक है तुम्हारा वाटर बॉडीज वेरी पॉल्यूटेड। And the make attempts to minimize pollution right from the beginning to each process. This approach is known as waste reduction at source or waste minimization technique. हम लोग को वेस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक क्या हो सकता है तो बताएगा? वेस्ट को मिनिमाइज करने का टेक्निक क्या है? वेस्ट रिडक्शन एट सोर्सेस और वेस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक। जितना कम यूज कर सको वही ना होगा टेक्निक। और क्या हो सकता है? कोई तुम लोग कुछ आइडिया है? किस टाइप का वेस्ट को मिनिमाइज करना है? जो भी तुम्हारा वेस्ट है, जो भी तुम्हारा वेस्ट निकले, हाउस होल्ड निकले, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकले, ई वेस्ट निकलता है, जो भी समथिंग वेस्ट हो, तो वो तो कोई वेस्ट को क्या टेक्निक हो सकता है मिनिमाइज करने का? सपोज तुम अभी पर इंडस्ट्री था, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का टेक्निक क्या हो सकता है इंडस्ट्रियल वेस्ट को मिनिमाइज करने का? उस वेस्ट को सर अगर हम लोग अगर कुछ चीज में यूज हो रहा है तो उसको रीयूज कर लेंगे उस वेस्ट को। एक ये हो जाएगा मिनिमाइज करने का टेक्निक। और दूसरा हो जाए जितना कम से कम वेस्ट निकालने का कोशिश करेंगे इंडस्ट्री से। और तीसरा हो जाएगा सर अगर जैसे कि उसमें ना जैसे हम लोग हाउस होल्डिंग में करते हैं ना कि सीवेज और स्लज वाटर को एक साथ मिक्स कर देते हैं, तो वो लोग वो जो भी ये स्लज वाटर होता है ना उसको ना हम लोग प्लांटिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं सर। तो उसको एक साथ मिक्स नहीं करेंगे। हाँ, उसको हम लोग क्या कर सके, नॉट इसको हम लोग क्या कर सेपरेट करना पड़ेगा, नॉट इन द कंबाइंड। जो भी तुमको उसको सेपरेट करके तुम लोग को उसको सेपरेट करके हम लोग को जितना उसको वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं तभी वो वेस्ट मिनिमाइज होगा। नहीं तो ऐसे कोई टेक्निक्स नहीं है कि हम लोग को मिनिमाइज करने का। वो हमारी यूजेस पे है। तुम जितना सपोज तुम डेली हम लोग क्या नहाते हैं, जो भी स्नान करता है, कुकिंग, बाथिंग, जो भी वॉश करते हैं क्लॉथ, उस टाइम हम लोग कितना मिनिमाइज कर सकते हैं वाटर को। तो जितना कम यूज करोगे वाटर को उतना तुम्हारा वेस्ट मिनिमाइज होगा। तो वैसे ही है, जो तुम अपना हाउस होल्ड को जितना तुम मिनिमाइज करो, जितना वेस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो, जितना उसको रीयूज कर सकते हो, जहाँ पे रीयूज का ऑप्शन है तो उसको कर सकते हो, नहीं है तभी वेस्ट मिनिमाइज होगा। फर्स्ट इज द रीयूज। जो भी फर्स्ट वेस्ट निकलता है अगर वो रीयूज होता है तो कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो वो वेस्ट तुम्हारा डे पर डे इंक्रीजिंग होगा। और जो इंडिया की सिचुएशन है वो तो पर डे इतना वेस्ट निकलता है वो हम लोग सोच नहीं सकते, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ द इफ्लुएंट इज नोन एज एंड ऑफ पाइप ट्रीटमेंट। Okay, between the two approaches, that is waste minimization and end of pipe treatment, the waste minimization technique have been considered to be most important for pollution control and environmental protection। ठीक है, अगेन रिजॉइन करना तुम लोग, ठीक है।